अभी तक हमने इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के अंदर पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में बात की म्यूचुअलिज्म के बारे में, और म्यूचुअलिज्म के अंदर हमने बात की एग्जांपल्स। म्यूचुअलिज्म के बाद में पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बाद आता है दूसरा इंटरेक्शन, जिसका नाम है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म के अंदर जो दो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं, उसमें एक को तो होता है बेनिफिट और दूसरी स्पीसीज रहती है न्यूट्रल, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, ना तो फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है, न्यूट्रल रहती है, जीरो। इसलिए कमेंसलिज्म के लिए आपको न्यूमेरिक सिंबल याद रखना है +0। अब इस इंटरेक्शन को और अच्छी तरीके से समझने के लिए कि नेचर के अंदर कहाँ मिलता है, कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है लियानाज। लियानाज जो है, ये लियानाज क्या है, कहाँ पर मिलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। लियानाज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे आपको। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसके लिए लियानाज के लिए या तो आपको केरल जाना पड़ेगा या फिर आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जाना पड़ेगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स से ध्यान रखें, क्लाइंबर्स या वेन्स की तरह होते हैं, बेल की तरह होते हैं। कुकुरबिट्स की जो बेल होती है वो वुडी नहीं होती, वो हर्बेशियस होती है, पर इनकी जो बेल होती है वो वुडी होती है, वुडी होती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे, वुडी होते हैं और बेल की तरह होते हैं। तो देखिए किस तरीके से बने हैं उसको हमने यहाँ पर समझना है। देखिए ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, बड़ी हैवी कैनोपी वाले होते हैं, कैनोपी लीव्स कवर अच्छा खासा होता है। अब इसके पास में एक प्लांट ग्रो कर रहा है, इसका ही हमने रूट सिस्टम तो बनाया है। अब ये जो प्लांट है ये कह रहा है कि भाई मुझे भी लाइट चाहिए। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किसी को लाइट चाहिए तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको ग्रोथ करनी पड़ती है, अपनी स्टेम की ग्रो करानी पड़ती है, फिर अपनी लीव्स को फैलाना पड़ता है, जिस तरीके से इस ट्री ने किया हुआ है। अब ये कह रहा है कि मेरा जो है बजट नहीं है, मैं स्टेम नहीं बना सकता। अब स्टेम नहीं बना सकते तो और लाइट ज़्यादा चाहिए तो कैसे चलेगा। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं स्टेम नहीं बना सकता, लेकिन इस पेड़ का सहारा लेकर, सपोर्ट लेकर तो ऊपर चढ़ सकता हूँ। ऐसे लेकर, सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़कर इसने अपना लीफ फॉर्म कर लिया। तो देखिए इस तरीके से दूसरे प्लांट का सहारा लिया और अपना लीव्स फॉर्म कर लिया। अपना खुद का सेपरेट रूट सिस्टम है, तो वाटर मिनरल खुद से एब्जॉर्ब कर रहा है, और अपने पास खुद की लीव्स है तो फोटोसिंथेसिस भी खुद कर रहा है, फूड भी खुद बना रहा है। इस पेड़ से साथ में जो है, इस पेड़ से मात्र सपोर्ट लिया है, सहारा लिया है। सपोर्ट लेना या सहारा लेना कोई नुकसान पहुंचाना या डैमेज करना नहीं है। इस पेड़ को, ये जो ट्री है इसकी साइड में, इसको तो जाएगा 0, जबकि इसको सहारा मिला और ये ऊपर पहुंचा, इसको गया प्लस। कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल, इन्हीं वुडी क्लाइंबर्स, ये जो क्लाइंबर्स होती है ना, जो बेल दिख रही है, इनको ये वुडी होती है, और इन्हीं वुडी क्लाइंबर्स को हम लियानाज कहते हैं, लियानाज बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं लियानाज जो है वो जिससे सपोर्ट लेते हैं उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए 0 और प्लस गया है। देखिए जो वुडी प्लांट्स और क्लाइंबर्स हैं, ये लियानाज एक प्रॉपर्टी है, याद रखें, लियानाज एक प्रॉपर्टी है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लांट का नाम नहीं है। नाम जो है प्लांट्स का जो लियानाज दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, वो है बोहीनिया एंड टीनोस्पोरा। बोहीनिया एंड टीनोस्पोरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बड़े जो बिग ट्रीज होते हैं उनका सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़े रहते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो वुडी होती है, क्लाइंबर्स होते हैं, बेल की तरह होते हैं, और ये वुडी क्लाइंबर्स इतने सॉलिड होते हैं कि आप 4 मिलकर भी इनके ऊपर लटक जाएं तो टूटने वाले नहीं हैं। इसके मेरे पास और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है 2। जैसे एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा जंगल बुक मूवी के अंदर, एक जगह जब एलिफेंट फंस जाता है हाथी, तो मोगली जो है वो क्या लेकर आता है,
कुछ बेल जैसा लेकर आता है निकालने के लिए जंगल में, तो वो क्या है, लियानाज ही तो लेकर आता है, लियानाज। इसके अलावा यदि मैं दूसरा एग्जांपल लूं, आसाम में, आसाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां पर एक विलेज को दूसरे विलेज के बीच में रिवर होती है। एक विलेज एक पहाड़ी पर, दूसरा विलेज दूसरी पहाड़ी पर, पेड़ पौधे ढेर सारे हैं, बीच में जो है रिवर है, तो रिवर को पार कर नहीं सकते, तो वो विलेज वाले क्या करते हैं, इधर पेड़ों के ऊपर जो लियानाज होते हैं उनको उतारते हैं और दूसरी साइड में हिल के, विलेज के दूसरी साइड में पेड़ों पर चढ़ा देते हैं, इधर से उतारते हैं दूसरी साइड में, इकट्ठा कर उनको बना देते हैं नेचुरल ब्रिज। लियानाज की हेल्प से आसाम में दो विलेज को कनेक्ट करने के लिए नेचुरल ब्रिज बनाते हैं, और वो ब्रिज कैसे लिविंग है, ग्रो कर रहे हैं, लोग आना जाना करते हैं। तो इस तरीके से लियानाज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं और ये वुडी क्लाइंबर्स कहलाते हैं, और इनके एग्जाम्पल है बोहिनिया एंड टीनोस्पोरा और लियानाज। इंट्रैक्शन में कौन सा इंट्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, कमेंसलिज्म +0। चलिए लियानाज के बाद में दूसरा बात करते हैं एपीफाइट्स। एपीफाइट्स को यदि आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही जाना पड़ेगा। एपीफाइट्स भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे। देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्री हैं, छोटे ट्री हैं, सब ने अपनी अपनी लाइट के हिसाब से, नीड ऑफ लाइट के हिसाब से हाइट की है। वहां पर ये दो प्लांट्स के नाम ले लेते हैं, ऑर्किड एंड हैंगिंग मॉस। ऑर्किड और हैंगिंग मॉस को लाइट चाहिए। फिर मैंने वही बात बतानी है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जिसको लाइट ज़्यादा चाहिए, उसके लिए एक ही फॉर्मूला है कि अपने स्टेम को लंबा ग्रो करो, लाइट मिल जाएगी। अब ऑर्किड और हैंगिंग मॉस कह रहे हैं कि हमारा बजट नहीं है स्टेम बनाने का, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, वुडी क्लाइंबर्स बना सकते हो लियानाज की तरह। उन्होंने कहा कि हम वुडी क्लाइंबर्स भी नहीं बना सकते, वुडी क्लाइंबर्स नहीं बना सकते, स्टेम नहीं बना सकते प्रॉपर, और लाइट ज़्यादा चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या सॉल्यूशन है, ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे कि भाई ऐसा करो, दूसरे बड़े पेड़ के ऊपर ही ग्रो करने लग जाओ, एपीफाइट्स। एपी मतलब ऊपर, अबाव, फाइट्स मीन्स प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें एपीफाइट्स कहते हैं। एपीफाइट्स की एक खास कंडीशन जो है वो ये कि केवल ऊपर ग्रो करेंगे, उस प्लांट के जिसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं उससे किसी भी तरह का न्यूट्रिशन या उसको किसी भी तरह का डैमेज नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये ऑर्किड है और ये हैंगिंग मॉस है। इनके पास अपना खुद का लीव्स सिस्टम है, तो फोटोसिंथेसिस खुद कर रहे हैं। इनके पास रूट्स है, तो अपना फूड वाटर मिनरल भी खुद ले रहे हैं। आप जानते हैं कि ऑर्किड के पास हाइग्रोस्कोपिक नेचर की रूट्स होती हैं, जिनमें विलामेंट टिश्यू होता है जो हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर को, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आप जानते हैं ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होती है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इनको तो हुआ बेनिफिट, हैंगिंग मॉस को एंड ऑर्किड को हुआ बेनिफिट, जबकि इस ट्री को जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं उसको ना तो बेनिफिट है और ना ही हार्म है, 0 है। तो एपीफाइट्स का फंडा ही ये है, याद रखना है, एपीफाइट्स पेड़ के ऊपर, पेड़ जो ग्रो कर रहे हैं वो जिसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं उसे किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते हैं। आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैंगो के ऊपर आपको ऑर्किड ग्रो करता दिख जाएगा, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है मैंगो एंड ऑर्किड के बीच का रिलेशनशिप क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है ऑर्किड, मैंगो, ये तो एपीफाइट्स का एग्जांपल है, और एपीफाइट्स मतलब कमेंसलिज्म। सो मैंगो के ट्री के ऊपर आपको ऑर्किड ग्रो करता मिल जाएगा और ऑर्किड मैंगो को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाता है। यहां तक यदि मैं बात करूं तो ऑर्किड को लेकर 2 इंफॉर्मेशन आपकी पक्की हो गई है। ऑर्किड बम्बल बी और बी के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में है, ऑर्किड मैंगो के साथ कमेंसलिज्म में है, ध्यान रखना है। चलिए अब एपीफाइट्स के बाद में थर्ड कमेंसलिज्म का जो एग्जाम्पल है वो है एपीजोन्स। यहां पर हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, उस पर हैं, निर्भर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है सकर फिश शार्क के साथ एंड पायलट फिश शार्क के साथ।
ये एक ही एग्जाम्पल में दोनों आ गए हैं। सकर फिश, पायलट फिश किसके साथ इंटरेक्शन में? शार्क। जरा सोचिए, शार्क कितना फेरोशियस एक्वेटिक एनिमल्स है, बहुत ही खतरनाक शार्क, और उसके साथ कोई कमेंसलिज्म दिखा रहा है। देखिए जो शार्क ये बनाई है हमने शार्क के चारों ओर दो तरह की फिश मिलती हैं। एक फिश जो शार्क से अटैच रहती है, उनका डोर्सल फिन जो होता है वो होल्ड फास्ट की तरह काम करता है और वो शार्क के साथ अटैच हो जाती है। दूसरी फिश ऐसी जो फ्री मूवमेंट करती हैं, तो जो अटैच होती है शार्क के साथ जुड़ी रहती हैं वो सकर फिश कहलाती हैं, और जो फ्री रहती हैं वो पायलट फिश कहलाती है। अब इन सकर फिश एंड पायलट फिश को शार्क के साथ रहने का क्या बेनिफिट है वो ध्यान से समझें। देखिए शार्क के साथ यदि मैं बात करूं सकर फिश की, तो इसको 3 फायदे हैं, 3 बेनिफिट है, एक एक करके बात करते हैं। पहला बेनिफिट कि इसके साथ जुड़े होने की वजह से ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है, जिधर शार्क जाती है उसके साथ जुड़ी है चली जाती है, इनको खुद से स्विम नहीं करना होता, ट्रांसपोर्ट बेनिफिट है। दूसरा, मजाल इनकी ओर आंख उठाकर कोई देख ले, कोई सोचे कि चलो सकर फिश को खाते हैं, तो उसको कोई एक्वेटिक जो जानकार एनिमल होगा कहेगा दिमाग खराब है, सकर फिश रहती किसके साथ है? शार्क के साथ रहती है, और शार्क को वाटर के अंदर सबसे खतरनाक डेंजरस एनिमल माना जाता है। जिस तरीके से लैंड पर टाइगर और लायन होते हैं मेन मेजर प्रीडेटर, टॉप कार्निवोर्स, उसी तरीके से एक्वेटिक बॉडी के अंदर शार्क सबसे डेंजरस एनिमल होती है। इसलिए कुछ लोग शार्क को अंडर वाटर किलिंग मशीन भी कहते हैं। तो अंडर वाटर किलिंग मशीन होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता सकर फिश के साथ, क्योंकि थोड़ा फ्रेंडशिप किसके साथ की है? शार्क के साथ। तो इसलिए प्रोटेक्शन मिलती है, पहला ट्रांसपोर्ट मिल रहा है फायदा, दूसरा प्रोटेक्शन, और तीसरा ये पता है कि बॉस के साथ चल रहे हैं तो बॉस अपने प्रे को खाएगा, ये प्रीडेशन करेगा। प्रे को जब शार्क अपने शिकार करती है, अपने प्रे को खाती है, तो उसकी बॉडी को उधेड़ देती है। बता दूं मैं आपको, प्रीडेशन ऐसी होता है, चीर फाड़ कर देती है। खाना पीना खा लिया, जिसका शिकार किया प्रे का, खाने पीने के बाद में प्रे के बॉडी के कुछ फ्लैश जो होते हैं वो पानी में डिफ्यूज फॉर्म में रहते हैं, बच जाते हैं, वो शार्क के किसी काम के नहीं है, वैसे ही वेस्ट जाएंगे। उन पर ये साथ चलने वाली फिश टूट पड़ती है। पार्टी टाइम आ गया है, पार्टी टाइम, बॉस ने खाना पीना खा लिया, जो बचा कुचा है अब उसे हम खा लेते हैं। तो तीसरा बेनिफिट सकर फिश को हुआ फूड का। तो देखिए मैं सकर फिश की बात कर रहा था, तो 3 बेनिफिट्स हैं सकर फिश के, पहला ट्रांसपोर्ट, दूसरा प्रोटेक्शन और तीसरा फूड। जबकि पायलट फिश का जो बेनिफिट है वो केवल 2 हैं, क्योंकि वो फ्री है तो खुद से मूवमेंट करना पड़ता है, इसलिए याद रखिए 2 वो कौन से हैं? पहला कि एक तो प्रोटेक्शन है और दूसरा फूड, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको नहीं लगता कि शार्क को तो मालूम ही नहीं है कि उसकी वजह से किसी को बेनिफिट हो रहा है, जबकि पायलट फिश एंड सकर फिश को बेनिफिट है, चाहे वो सकर फिश को ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो इन दोनों को फूड एंड प्रोटेक्शन की फॉर्म में हो। अब यहाँ पर जब ये एग्जाम्पल पढ़ लेता है बच्चा, तो ये क्वेश्चन पूछता है, आपके दिमाग में भी आएगा क्वेश्चन कि सर ये जो शार्क है ये इन फिश को नहीं खाती होगी क्या? देखिए इसके पीछे कई सारी वजह है। पहली, भाई सकर फिश को तो नहीं खा सकती, वो तो अटैच है, अब ऐसे थोड़ी गर्दन घुमा कर ले आएगी। बात रही पायलट फिश बहुत क्विक फिश होती है, जैसे ही शार्क ऐसे मूव करती है एकदम दूर भाग जाती है, और उसके बाद में जैसे चलना शुरू करेगी फिर पास आ जाएगी। तो पायलट फिश और सकर फिश इसके मुंह के पास से दूरी बनाकर रखते हैं, और फिर उसके बाद में नेचर के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक फूड होता है। शार्क को कभी समझाया ही नहीं गया होगा कि इनको भी खा सकते हैं, इसलिए इसका नेचुरल प्रे नहीं है। तो इस तरीके से शार्क से बचकर भी रहती है, दूर रहती है और बेनिफिट लेती रहती है, मतलब दूरी मुंह से बनाकर रखती है, वैसे तो पास ही रहती है। तो ध्यान रखें। तो सकर फिश एंड पायलट फिश में याद रखना आपको, ये एग्जाम्पल है किसका?
कमेंसलिज्म का आपने डिस्कवरी चैनल या नेट जियो या एनिमल प्लैनेट में देखा होगा कभी डॉक्यूमेंट्री शार्क की। तो शार्क के चारों ओर इर्द गिर्द ढेर सारी छोटी साइज की फिश होती हैं। तो वो जो फिश होती हैं झुंड में, वो पायलट फिश एंड सकर फिश ही होती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा एग्जांपल, ई कोलाई बैक्टीरिया विद इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी है। ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसको हम दो चीजें प्रोवाइड कराते हैं। क्या? एक तो शेल्टर, रहने की जगह, और दूसरा उसको फूड देते हैं, डाइजेस्टेड फूड जो मिलता है। तो ई कोलाई का इसमें क्या है? बेनिफिट। चलिए, तो ई कोलाई का हुआ इसमें बेनिफिट, और जबकि इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन मतलब हमारा, इसमें इकोलॉजी कहती है कोई बेनिफिट नहीं है, जीरो। इसलिए तो कमेंसलिज्म है। कुछ लोग ये बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, कि ई कोलाई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन में विटामिन ई एंड विटामिन के का सिक्रीशन करते हैं, लेकिन इकोलॉजी उसको नेग्लिजिबल बेनिफिट मानती है। इसलिए पहली प्रायोरिटी आपकी ई कोलाई एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन में कमेंसलिज्म जाएगा। हाँ, कमेंसलिज्म ऑप्शन में नहीं है तो तब म्यूचुअलिज्म नहीं, प्रोटो कोऑपरेशन जाएगा प्लस। म्यूचुअलिज्म में तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, वो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, को एग्जिस्टेंस, को एवोल्यूशन एंड को एक्सटिंक्शन। इसलिए प्रोटो कोऑपरेशन जा सकता है इफ कमेंसलिज्म इज नॉट प्रेजेंट इन योर ऑप्शंस। चलिए थर्ड एग्जाम्पल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तीनों नेक्स्ट जो तीनों एग्जाम्पल है सी डी ई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नेचर के अंदर मिलते हैं, आपने देखे भी होंगे। चलिए सी एग्जाम्पल है क्लाउन फिश विद सी एनीमोन। क्लाउन फिश आप में से काफी जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उनको याद दिला देता हूं। क्लाउन फिश आप सबने देखी है। यदि आपने मूवी देखी है फाइंडिंग नीमो एंड फाइंडिंग डोरी, फाइंडिंग नीमो और फाइंडिंग डोरी में एक फिश जिसके ऊपर ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, उसको क्लाउन फिश कहते हैं। बहुत क्विक फिश होती है, तेज स्विम करने वाली क्लाउन फिश। अब देखिए क्लाउन फिश का सी एनीमोन के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन है। कई बार डिस्कवरी पर और नेट जियो पर आ भी जाती है इसकी डॉक्यूमेंट्री। कैसे? क्लाउन फिश देखिए घूम रही है, उसको किसी प्रीडेटर ने देखा कि चलो क्लाउन फिश को खाते हैं। प्रीडेटर क्लाउन फिश के पीछे भागा, क्लाउन फिश एकदम से झटाक से स्पीड पकड़ेगी और भागेगी। क्लाउन फिश भाग रही है, प्रीडेटर उसके पीछे है। क्लाउन फिश सीधे जाती है किसके पास? सी एनीमोन के पास। सी एनीमोन के पास जैसे ही आती है पास, तुरंत प्रीडेटर जो है क्लाउन फिश के साथ साथ जैसे सी एनीमोन को देखता है कि क्लाउन फिश उसका जो प्रे था वो सी एनीमोन के पास चला गया, तभी वो इमरजेंसी ब्रेक लगाकर क्लाउन फिश को खाने का इरादा छोड़ देता है। इस तरीके से क्लाउन फिश का तो प्रीडेशन होने से बच जाता है। तो क्लाउन फिश को क्या हुआ? बेनिफिट, जबकि सी एनीमोन को कोई बेनिफिट या कोई हार्म नहीं है। बात यह आती है कि क्लाउन फिश जब सी एनीमोन के पास पहुंची तो प्रीडेटर ने क्लाउन फिश को खाने का इरादा क्यों छोड़ दिया? देखिए जानकार होगा, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है ना, आप तो लैंड पर रहते हो, आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसको मालूम है। वो जानता है कि सी एनीमोन सिलेंट्रेटा का मेंबर है और इसके टेंटिकल्स के अंदर स्पेशल टाइप की सेल होती है, नीडोब्लास्ट सेल, और उनके अंदर वेनम होता है। ऐसा केमिकल होता है, यदि वो टेंटिकल्स किसी एनिमल पर पड़ जाए तो उसको पैरालिटिक प्रॉब्लम कर देते हैं, इवन उसकी डेथ तक हो सकती है। से नेचर के अंदर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सभी ऑर्गेनिज्म इन सिलेंट्रेटा के मेंबर सी एनीमोन इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। तो इस तरीके से देखिए क्लाउन फिश को क्या हुआ? बेनिफिट हुआ क्योंकि उसका शिकार होने से बच गया, जबकि सी एनीमोन को नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। उसे तो मालूम ही नहीं कि उसे देखकर कोई प्रीडेटर क्लाउन फिश को छोड़कर चला गया। अब यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मैंने बोला ना, जब आपने ये मूवी देखी होगी फाइंडिंग नीमो एंड फाइंडिंग डोरी, तो वहां पर आपने देखा होगा क्लाउन फिश जो है सी एनीमोन के पास ही दिखाई गई है, वहां पर झटके भी लग जाते हैं उसको। अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि वो टेंटिकल्स के अंदर प्रेजेंट नीडोब्लास्ट सेल क्या इस पर नहीं टिकती, क्लाउन फिश पर? तो इसका आंसर है टिकती है। तो क्या इसको पैरालिटिक प्रॉब्लम नहीं होती? कहते हैं कि लंबे समय से इंट्रैक्शन चल रहा है, कभी टिक रही है, प्रॉब्लम हुई, फिर टिकी, प्रॉब्लम हुई, इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। इनके बॉडी के बाहर जो स्किन
स्किन है वो इम्यून है इन टेंटिकल्स को लेकर। यदि एक दो टिक भी जाए तो इन पर इतना असर नहीं पड़ता, यदि किसी और पर टिक जाए तो उसकी हालत गंभीर हो जाएगी। और दूसरा, क्लाउन फिश जो है वो टेंटिकल से दूरी बनाकर भी रखती है, ऐसा नहीं कि उसमें घुस जाए जाकर, तो दूरी भी बनाकर रखती है। और फिर सी एनिमोन बेवजह क्लाउन फिश पर नहीं, जानता है कि क्लाउन फिश से उसे कोई खतरा नहीं है, इसे उस पर टेंटिकल्स ऐसे लगाता भी नहीं है। तो तीनों वजह है, ध्यान रखें। एक तो बेवजह टेंटिकल जिसके ऊपर लगाता नहीं है, तो सी एनिमोन को इससे कोई खतरा नहीं है। दूसरा, क्लाउन फिश दूरी बनाकर रखती है टेंटिकल से। और तीसरा, इनकी स्किन इम्यून होती है इन टेंटिकल्स के इम्पैक्ट को लेकर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास है, इंटरेस्टिंग भी है, लगा होगा आपको, क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें बार्नेकल्स वेल के साथ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बार्नेकल्स के बारे में पहले समझें कि बार्नेकल्स कहते किसे हैं। बार्नेकल्स क्रस्टेशियंस होते हैं, ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब इनके पास कोई सीलिया, फ्लैजिला या मोबिलिटी के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता। किसी पत्थर पर चिपक जाएंगे, जैसे चिपके हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, पत्थर पर चिपक जाएंगे, पानी के थ्रू जो फूड इन तक पहुंच जाए उसको ये ले लेते हैं, लेकिन खुद से मूवमेंट नहीं करते हैं। तो अब बार्नेकल्स मूवमेंट नहीं करते, क्रस्टेशियंस हैं, सेसाइल हैं, तो वेल इनकी क्या हेल्प करती है वो समझे। देखिए, जिस तरीके से लैंड पर, फॉरेस्ट में हर साल किसी पर्टिकुलर एरिया में सूखा पड़ जाता है, बारिश से पहले से मई जून में सूखा पड़ गया, और वहाँ पर फूड की शॉर्टेज हो जाने पर वहाँ पर रहने वाले हर्बीवोर्स एनिमल माइग्रेशन करते हैं फूड के लिए। अफ्रीका के जंगल में देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर बल्क में हर्बीवोर्स एनिमल माइग्रेशन करते हैं, उनके पीछे पीछे कार्निवोर्स भी माइग्रेशन करते हैं। देखते हैं आप, अफ्रीका में रिवर को पार करते हैं, वहाँ पर क्रोकोडाइल भी खा लेते हैं कई बार, जिब्रा एंड वाइल्डर बीस्ट को। तो जिस तरीके से फूड की तलाश में हर साल बड़े लेवल पर लैंड पर माइग्रेशन होता है, उसी तरीके से वाटर बॉडी के अंदर भी माइग्रेशन होता है। बता दो, पानी के अंदर भी माइग्रेशन होता है। वहाँ पर भी जो फिश है, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, अलग डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक एनिमल्स एक पर्टिकुलर सीजन में छोड़कर उस वाटर बॉडी को दूसरी वाटर बॉडी में चले जाते हैं। मतलब सपोज यदि केरला की साइड में फूड शॉर्टेज हुआ तो अफ्रीका की साइड में चले जाएंगे। पानी में माइग्रेशन भी होता है। अब जरा सोचिए कि एक जगह बार्नेकल्स पत्थर पर लगे हुए हैं, ढेर सारे डिफरेंट एनिमल्स भी हैं वहाँ पर एक्वेटिक, पता लगा कि उस एरिया में फूड की शॉर्टेज हो गई। फूड की शॉर्टेज होने पर क्या होगा, वहाँ पर माइग्रेशन शुरू। भाई जिनके पास मोबिलिटी के लिए वो चलना शुरू कर देंगे कि जा रहे हैं, बेचारे टेंशन में आ जाते हैं। बार्नेकल्स कहते हैं कि हमें कौन लेकर जाएगा, हम तो मूवमेंट ही नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं कि उस एरिया से जब वेल गुजरती है, वेल तो पत्थर से हटकर वेल के ऊपर टिक जाते हैं। वेल के ऊपर टिक गए, अब वेल उनको 1000-2000 किलोमीटर का फ्री राइड करा देती है, मुफ्त में ले जाती है, क्योंकि वेल भी तो फूड के लिए जा रही है। अब गए दूसरे एरिया में 1150 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर, और जैसे ही फूड में गए तो वेल भी खाना शुरू कर दी फूड, और ये भी वेल से हटे और खाना पीना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें पता है कि 2-3 महीने बाद हमारे एरिया में फूड आ जाएगा तो वापस भी आना है। तो याद रखना है उन्हें कि वापस की अपनी ट्रेन कब की है। ट्रेन मतलब वेल। जब वेल वापस आती है तो फिर वापस वेल के ऊपर टिक जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इस तरीके से बार्नेकल्स को वेल एक जगह से दूसरी जगह फूड के लिए फिर वापस उसके एरिया में माइग्रेशन में हेल्प करती है, फायदा पहुंचाती है। तो देखिए वेल के ऊपर कितने टिक जाते हैं। ऐसे वेल के ऊपर टिक जाते हैं, जैसे ट्रेन में को बोर्ड कर लिया और ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन लेकर जा रही है, तो ट्रेन, वेल को तो मालूम ही नहीं होता कि मेरे ऊपर कोई फ्री राइड कर रहा है। बार्नेकल्स को यहाँ पर 2 बेनिफिट हैं, एक तो वेल के ऊपर रहने की वजह से प्रोटेक्शन है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट कराती है। इस तरीके से बार्नेकल्स को तो बेनिफिट मिलता है, फायदा, जबकि वेल को ना ही फायदा है और ना ही नुकसान है। नाइदर बेनिफिटेड एंड नोर हार्म्ड, तो +0 आ जाता है। जब वेल पकड़ी जाती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेल को जब पकड़ते हैं तो वेल के ऊपर ढेर सारे ऐसे स्ट्रक्चर, क्रस्टेशियंस, बार्नेकल्स होते हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं होती वो तो ये कहते हैं कि ये तो पैरासाइट है, देखो इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर उठा हुआ ऐसे ऐसे दिखाई देंगे आपको, लेकिन क्या ये पैरासाइट है?
ये तो बार्निकल्स है। बार्निकल्स व्हेल की बॉडी के ऊपर यदि अटैच हैं तो वो केवल ट्रांसपोर्ट में और प्रोटेक्शन के लिए है, वो व्हेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए बार्निकल्स और व्हेल का इंट्रैक्शन कमेंसलिज्म के अंदर आता है, ध्यान रखें। तो कमेंसलिज्म के अंदर आता है, मिल जाएंगे। चलिए बार्निकल्स और व्हेल के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कैटल इग्रेट बर्ड विद कैटल। कैटल इग्रेट बर्ड, इसको इग्रेट बर्ड भी कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं इग्रेट बर्ड कौन सी होती है? आपने यदि आप रूरल एरिया में गए होंगे, विलेज साइड में, तो आपने इग्रेट बर्ड देखी होगी। इग्रेट बर्ड जिसे कहते हैं बगुला, बगुले को इग्रेट बर्ड बोला जाता है। अब देखिए एनसीईआरटी कहती है, बड़ा खास है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि नेचुरली यदि आप रूरल एरिया में कभी विजिट किए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहां पर आप ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं। कैसे? कैटल इग्रेट बर्ड विद कैटल, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का क्लासिकल एग्जाम्पल है। जो बाद में बताने वाला हूं मैंने यहाँ पर डायग्राम की फॉर्म में भी थोड़ा पिक्टोरियल जो है रिप्रेजेंटेशन करने की देखी है। तो चलिए पहले मैं बता देता हूं, फिर डायग्राम पर आएंगे। आप किसी रूरल एरिया में, वहां पर आप क्या देख रहे हैं? घास का मैदान। घास के मैदान में चर रही है वहां पर काऊ या बफेलो, ग्रेज कर रही है काऊ एंड बफेलो। काऊ एंड बफेलो के पीछे पैर के पास, उसके जो पैर हैं, लेग्स, उसके पास एक बर्ड आ जाएगी जिसका नाम है इग्रेट बर्ड। इग्रेट बर्ड आ जाती है। इग्रेट बर्ड का जो फूड है वो नीचे ग्रास के अंदर छिपा हुआ है। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ग्रास के अंदर छिपे हैं। इंसेक्ट्स को भी मालूम है कि ग्रास के ऊपर यदि बाहर गए तो बाहर हमें खाने वाला इग्रेट बर्ड घूम रहा है, से चुपचाप ग्रास में बैठे। अब इग्रेट बर्ड तो ग्रास हटा नहीं सकता, इसलिए उसको फूड नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये काम आसान वहां पर ग्रेज करने वाली काऊ और बफेलो कर देती है। कैसे? काऊ एंड बफेलो जब ग्रास के ऊपर चढ़ती हैं, ग्रेज कर रही है, तो भारी भरकम पैर अपना रखती है ग्रास के ऊपर। भारी भरकम पैर जब ग्रास के ऊपर रखती हैं तो ग्रास पर दबाव बनता है, और ये दबाव सीधा इंसेक्ट पर पड़ता है, और इंसेक्ट को लगता है कि पता नहीं कौन सा पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा है। ऐसी कंडीशन में उनका दम घुटने वाला रहता होगा। इमेजिन करिए, जैसे ही पैर हटता है तो उन्हें राहत की सांस मिलती होगी, और वो ग्रास से ऊज आउट होते हैं, ग्रास से एकदम एक झटके से निकलते हैं राहत की सांस लेने के लिए, और उन्हें राहत की सांस दिला देता है पैरों के पास घूमने वाला इग्रेट बर्ड। वो इसी का इंतजार कर रहा था कि पैर हटेगा, वो राहत की सांस लेने के लिए ऊपर आएंगे और एकदम से उसको कैच कर लूंगा। तो इस तरीके से देखिए, घूमने वाली जो कैटल है, काऊ एंड बफेलो, वो जो ग्रेज करती घूम रही है, पैर रख रही है, उठा रही है, और उठते एकदम ऊज हो रहे हैं, ऊज आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं इंसेक्ट्स, और इसको मिल रहा है फूड। काऊ और बफेलो को तो मालूम ही नहीं है कि उनके खाने पीने की वजह से उस इग्रेट बर्ड को फूड मिल रहा है। इसीलिए आप कह सकते हैं इसको कोई हार्म या कोई बेनिफिट नहीं है, जबकि इग्रेट बर्ड को बेनिफिट है। इसको कोई हार्म या कोई बेनिफिट जीरो। तो आप देख सकते हैं, क्लियर है यहाँ पर। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं हम, इग्रेट बर्ड जीरो, और नहीं, इग्रेट बर्ड को तो बेनिफिट है ना, इग्रेट बर्ड तो बेनिफिट जाएगा प्लस इग्रेट बर्ड प्लस, जबकि कैटल जीरो, उसके चलने फिरने घूमने से कोई फायदा नुकसान तो नहीं है, लेकिन कैटल इग्रेट बर्ड को इंसेक्ट्स की फॉर्म में फूड मिल रहा है। तो है ना क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। आपको रूरल एरिया में आप विजिट करेंगे, आपको वहां दिख जाएगा कि पैर के पास जो घूम रही है उसके पीछे पीछे जो उसे फॉलो कर रही है वो इग्रेट बर्ड है, उसको इंसेक्ट फूड की फॉर्म में मिल रहे हैं और उसको कोई फायदा या नुकसान नहीं है। क्लासिकल एग्जांपल है, याद रखेंगे कमेंसलिज्म का। चलिए अब कमेंसलिज्म के बाद में पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के अंदर थर्ड जो कैटेगरी है, यह थर्ड कैटेगरी आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, ये थर्ड कैटेगरी आपके मॉड्यूल में है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इसलिए आपको ये कैटेगरी एक्स्ट्रा, एक थर्ड कैटेगरी पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के अंदर पढ़ाई जाती है। प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन का जो सिंबल है वो प्लस प्लस है। अब आप कहेंगे सर म्यूचुअलिज्म का भी तो प्लस प्लस था,
तो म्यूचुअलिज्म में और प्रोटो कोऑपरेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ये साइड में जो स्लैश लगाया है, मींस म्यूचुअलिज्म के अंदर ए और बी दो स्पीसीज के बीच में यदि म्यूचुअलिज्म है, हो गया म्यूचुअलिज्म में है, तो ए यदि किसी वजह से डेड हो जाए, डेथ हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो बी का भी कंफर्म है मरना। मतलब म्यूचुअलिज्म में को एग्जिस्टेंस, को एवोल्यूशन एंड को एक्सटिंक्शन मिलता है, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जो रिलेशनशिप है वो ऑप्शनल है, यहां पर मरना नहीं है, को एक्सटिंक्शन नहीं मिलेगा आपको, को एवोल्यूशन नहीं मिलेगा। और यदि देखिए यहां पर ऐसा है, ए और बी आपस में प्रोटो कोऑपरेशन में, ए की डेथ हो जाए, मर जाए, तो बी जो है वो सी के साथ चला जाएगा। यहां पर ऑप्शन है, यहां विकल्प है, इसलिए इसको नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप कहते हैं। म्यूचुअलिज्म को हमने ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप कहा था, ये नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, या इसको कुछ इकोलॉजिस्ट फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। ऑप्शनल म्यूचुअलिज्म है, मतलब ऑप्शनल है, यहां पर ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन से यहां पर, ये लैला मजनू वाला नहीं है, ये ऑप्शनल है, यहाँ ऑप्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर को एक्सटिंक्शन नहीं मिलता। तो याद रखें, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो और रिलेशनशिप ऑप्शनल हो, मतलब ऐसा नहीं है कि एक की डेथ हो जाए तो दूसरा मर जाएगा, वो दूसरा किसी और से अपना जो काम है वो करा सकता है, इसलिए ये प्रोटो कोऑपरेशन है। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ए बी सी, इनको एक एक करके समझ लें। पहला है हर्मिट क्रैब, सी एनीमोन। हर्मिट क्रैब, क्रैब आप जानते हैं नेचर के अंदर वाटर बॉडी में ह्यूमन ही काफ़ी कंज्यूम करते हैं क्रैब्स को, केकड़े को, तो एक्वेटिक बॉडी के अंदर इसके पीछे ढेर सारे एनिमल पड़े रहते हैं इसको खाने के लिए। बेचारे ये हर्मिट क्रैब अपने को बचाने के लिए रॉक्स के अंदर घुसे रहते हैं, अंदर डर्ट के अंदर घुसे हैं, मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं नीचे पानी में। और तीसरे एक जो हर्मिट क्रैब हैं उन्होंने एक तरीका निकाला कि भाई हमारे पीछे सब पड़े रहते हैं खाने के लिए, तो ऐसा करते हैं हम सी एनीमोन से बात कर लेते हैं। सी एनीमोन से सब डरते हैं। हर्मिट क्रैब ने सी एनीमोन से कहा कि देखिए आपको हम फ्री राइड कराएंगे, आप केवल हमारे बॉडी के ऊपर डोर्सल सरफेस पर आकर जम जाओ। तो सी एनीमोन ने कहा ठीक है फ्री राइड मिलेगी, वो आकर जम गई। अब ये घूम रहा है, ये क्रैब है और ये सी एनीमोन है। अब ये घूम रहा है कि भाई आओ खाओ। अब प्रीडेटर जैसे हर्मिट क्रैब को देखते हैं तो खाने का तो मन करता है, लेकिन उनकी पीठ पर बैठे हुए सी एनीमोन को देखकर नीडोब्लास्ट सेल भी याद आ जाती है कि कहीं टिक गया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, कि पैरालिटिक प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हर्मिट क्रैब को खाने का इरादा छोड़ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सी एनीमोन की वजह से, प्रेजेंस की वजह से हर्मिट क्रैब का प्रिडेशन होने से बच जाता है और सी एनीमोन को फ्री राइड मिलती है। फ्री राइड मिलती है तो दोनों को क्या है, बेनिफिट है, हर्मिट क्रैब प्लस और सी एनीमोन प्लस। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नेचर के अंदर वही हर्मिट क्रैब जिंदा है, सरवाइव कर रहे हैं, जिनके ऊपर सी एनीमोन बैठे हैं। उनके पास और भी ऑप्शन है, कुछ पत्थरों के बीच में, कोरल्स के अंदर छिप रहे हैं, कुछ डर्ट के अंदर छिप रहे हैं, इसलिए और रिलेशनशिप जो है वो ऑप्शनल है, फैकल्टेटिव है। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन के बीच का इंटरेक्शन बताइए क्या है, तो आप एक झटके में क्या कहेंगे, प्रोटो कोऑपरेशन। जरा सोचिए यदि ऑप्शन में प्रोटो कोऑपरेशन में ना दूं और तब मैं आपसे पूछूं कि हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन का रिलेशन क्या है, तो म्यूचुअलिज्म नहीं जाएगा। ध्यान रखें कि म्यूचुअलिज्म वाली कंडीशन को आप फुलफिल नहीं कर सकते, वो बहुत टफ कंडीशन होती है, को एग्जिस्टेंस, को एवोल्यूशन, को एक्सटिंक्शन। इसलिए यदि प्रोटो कोऑपरेशन ऑप्शन में नहीं है तो कुछ इकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हर्मिट क्रैब को तो बेनिफिट है, लेकिन सी एनीमोन को बेनिफिट, ये जो घूमने फिरने का है, ये नेग्लिजिबल माना जाता है, इसे इंट्रैक्शन कमेंसलिज्म जा सकता है इफ प्रोटो कोऑपरेशन इज नॉट देयर। ध्यान रखें। चलिए दूसरा एग्जांपल, टिक, बर्ड एंड राइनो। राइनोसेरॉस, काजीरंगा नेशनल पार्क में जाकर देखिए, राइनो के ऊपर एक येलो बिल्ड और रेड बिल्ड जो है बर्ड मिलेगी। वो बर्ड राइनो के ऊपर से जो पैरासाइट होते हैं राइनो के, टिक्स जो होती है उनको उखाड़ कर खाती है। तो टिक बर्ड को क्या मिलता है पैरासाइट को उखाड़ने पर, फूड मिला, और राइनो को पैरासाइट से छुटकारा मिला। राइनो को पैरासाइट से छुटकारा मिला तो ये राइनो का बेनिफिट है।
तो दोनों को फायदा मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि राइनो के ऊपर टिक बर्ड नहीं आई तो राइनो की डेथ हो जाएगी, या टिक बर्ड को राइनो नहीं मिला तो टिक बर्ड्स की डेथ हो जाएगी। दोनों के पास ऑप्शन है, विकल्प है। जैसे टिक बर्ड को राइनो नहीं मिला तो वो हाथी के ऊपर चली जाएगी, एलिफेंट के ऊपर, एलिफेंट से पैरासाइट को हटा लेगी। और राइनो के लिए टिक बर्ड नहीं आई तो क्रो आ जाएगा। दोनों के पास ऑप्शन है, अदर बर्ड आ सकती है, कार्निवोरस बर्ड। सी क्रोकोडाइल बर्ड, क्रोकोडाइल का किसके साथ है, बर्ड। अब आपके क्रोकोडाइल का किसी के साथ प्रोटो कोऑपरेशन कैसे हो सकता है, नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्रोकोडाइल वाटर में रहने वाले क्रिएचर हैं, लैंड पर भी आ जाते हैं, मार्श एरिया में मिलेंगे आपको। अब ये क्रोकोडाइल देखिए, माउथ में इनके क्या होता है कि जब प्रेडेशन करते हैं, खाते पीते हैं, फ्लैश दांतों के अंदर घुसा हुआ है, वहाँ फंजाई बैक्टीरिया, मतलब मुंह पूरी तरीके से खराब हो रखा है। अब क्या करती है, ये जो बर्ड है ये आती है और ये क्रोकोडाइल के टीथ को ब्रश करती है। कैसे ब्रश करती है, देखिए पानी में घूम रहा है क्रोकोडाइल, मुंह बिल्कुल खराब हो रखा है, फ्लैश भी घुसा हुआ है, ब्रश नहीं किया है कई दिन से, खराब है बिल्कुल। इसकी पीठ पर आकर बैठ जाएगी बर्ड। पीठ पर जैसे ही बर्ड आकर बैठेगी तो इसे पता लग जाएगा कि भाई अपने काम की बर्ड आ गई है, अपने दांत टाइम आ गया है किसका, अपने टीथ को क्लीन करने का। तो अपने माउथ को ओपन करेगा, ये बर्ड अंदर आ जाएगी। अंदर आने पर ये टीथ के बीच में से फ्लैश निकालकर खाती रहती है, फंजाई बैक्टीरिया को हटाती रहती है, काम चलता रहता है। जब तक ये चलता रहता है, जब तक इसके माउथ में बर्ड रहेंगी तब तक अपने माउथ को बंद नहीं करता है, क्योंकि जानता है, एनिमल है लेकिन जानता है कि यहाँ पर जो इंट्रैक्शन है वो बेनिफिट का हो रहा है, फायदे का हो रहा है, खोल कर रखेगा। पूरे 3-4 बर्ड आएंगी, एक क्रोकोडाइल बर्ड पूरे दांतों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देती है, बिल्कुल चमका देती है और उसके बाद में चली जाती है, ये पाउंड बंद कर लेता है। इस तरीके से बर्ड को क्या मिला, फ्लैश के दांतों में जो फंसा हुआ था उसकी फॉर्म में फूड मिला, और क्रोकोडाइल को वो दांतों के बीच में बैक्टीरिया, फंजाई, और दांत साफ हो गए। तो दोनों को फायदा है, लेकिन रिलेशनशिप जो है ऑप्शनल है। ऐसा नहीं कि बर्ड नहीं आएगी तो दांत खराब होने की वजह से क्रोकोडाइल की डेथ हो जाएगी। तो रिलेशनशिप जो है कैसा है, फैकल्टेटिव या नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। तो ध्यान रखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है। तीनों एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग पढ़े आपने। चलिए अब इसके बाद में आपके मॉड्यूल में बॉक्स के अंदर 2 इंफॉर्मेशन दी है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहली है स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग किसे कहते हैं, स्कैवेंजर्स किसे कहते हैं? स्कैवेंजर्स उन एनिमल्स को कहते हैं नेचर के अंदर जो कैपेबल होने के बावजूद भी एनिमल्स को मारते नहीं है, डेड बॉडी पर फीड करते हैं। ऐसे एनिमल जो फीड करते हैं ऑन डेड, मतलब घूमते रहेंगे, इंतजार करेंगे कि या तो एनिमल बीमारी की वजह से मर जाए या उसका कोई प्रिडेशन कर ले। जैसे ही उसका दम निकला, वो मरा, तुरंत उस पर टूट पड़ेंगे, फिर आपसे भी नहीं रुकेंगे। तो जो डेड पर फीड करते हैं उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को स्कैवेंजिंग कहते हैं। देखिए, डेड पर फीड तो बैक्टीरिया और फंजाई भी करते हैं, लेकिन उनको आप स्कैवेंजर नहीं, उनको डिकम्पोजर कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैवेंजिंग के लिए 2 कंडीशन एक साथ देखनी पड़ती है। पहला, डेड पर फीड करने वाले, वो तो स्कैवेंजर डिकम्पोजर भी है। दूसरा जो इसको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करती है वो ये, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। मतलब एक तो डेड को खाने वाला हो और पहले डेड को खा ले फिर डाइजेस्ट करे। ऐसे नहीं, क्योंकि पहले डाइजेस्ट किया फिर इंजेस्ट किया फिर तो वो डिकम्पोजर हो जाएगा। तो स्कैवेंजर्स जो डेड पर फीड करें और जो पहले इंजेस्ट करें और फिर डाइजेस्ट करें, उनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर, ट्रू स्कैवेंजर उसी को कहा जाता है जो कैपेबल होने के बावजूद भी, मजबूत पावरफुल होने के बावजूद भी पकड़कर मारकर नहीं खाएगा। पकड़कर मारकर खाएगा तो प्रीडेटर कहलाएगा। वो इंतजार करेगा कि उसके लिए उसको, उसके फूड को के लिए कोई उसको मार दे या वो डिजीज की वजह से, बीमारी की वजह से मर जाए। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, वल्चर, जैकल, एंट, क्रो। अब देख लो आप, चींटी है, बॉडी के ऊपर घूम जाए, मेरी और आपकी बॉडी पर घूम गई, प्रेशर पड़ेगा तो बाइट कर लेगी। जानती है लिविंग है, खाना नहीं है, बाइट करेगी प्रेशर की वजह से। लेकिन यदि डेथ हो जाए, डेड बॉडी पड़ी हो, तो ये चींटियां, आंट्स जो होती हैं, ये बॉडी को उधेड़ देती है तुरंत, इन्हें पता लग जाता है कि अब डेड हो गया है। तो इस तरीके से आंट, क्रो, जैकल, जैकल के ग्रुप, हाइनाज के ग्रुप जंगल के अंदर टाइगर और लायन के जो प्राइड होते हैं उनको फॉलो करते हुए घूमते हैं।
लायन का जो प्राइड है, ग्रुप को प्राइड कहते हैं, टाइगर का जो ग्रुप है उसको प्राइड कहते हैं, घूम रहे हैं, जैकल देख रहे हैं कि साहब ने, बॉस ने प्रेडेशन किया क्या, बफेलो को गिराया क्या, नहीं गिराया क्या, गिरा दिया। बफेलो को जैसे ही गिराया, जैसे ही गला दबाया और मारा तो एकदम से टूट कर पड़ जाते हैं। टाइगर को परेशान करने लगते हैं, लायन को। देखिए जंगल के अंदर किसी का शिकार करना एक तो कितना मुश्किल है, प्रेडेशन करना, ऊपर से करने के बाद में ढेर सारे स्कैवेंजर्स जो है वो बैठे इसी चक्कर में रहते हैं कि जैसे ही प्रेडेशन होगा और डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की, हम टूट पड़ेंगे। नीचे से जैकल और ऊपर से घूमने वाले ये वल्चर देखते रहते हैं कि बफेलो घूम रहा है, अपने काम का नहीं है, अच्छा बफेलो मरा पड़ा है, ये अपने काम का है, लैंड करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से वल्चर, जैकल, एंट एंड क्रो स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा वाटर बॉडी के अंदर भी एक स्कैवेंजर्स होता है, बहुत खास होता है, उसका नाम आप याद रखेंगे, सी टर्टल। जो सी टर्टल होते हैं वो डेड बॉडीज पर फीड करते हैं, इसलिए उनको ओशियन के या एक्वेटिक वल्चर भी कहा जाता है। यही वजह है कि सी टर्टल को कंजर्व करने की बात बड़े लेवल पर चलती रहती है। तो याद रखें, स्कैवेंजिंग नेचुरल क्लीनर है, नेचर ने सफाई कर्मी दिए हैं। भाई किसी बफेलो की डेड बॉडी पड़ी है, डिकम्पोजर के भरोसे रहोगे तो महीने लग जाएंगे उसको डिकम्पोज होने में, वहां से गायब होने में। आप इनको छोड़ो, 2 दिन 3 दिन के अंदर आपको हड्डियां ही मिलेंगी, बल्कि जैकल वैकल तो हड्डी भी नहीं छोड़ते, पूरी तरीके से क्लीन कर देते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज नेचुरल क्लीनर ऑफ नेचर। नेचर के नेचुरल क्लीनर है वल्चर, जैकल, एंट एंड क्रो, इसलिए इनका कंजर्वेशन जरूरी है। वल्चर का आप जानते हैं कि कंजर्वेशन बड़े लेवल पर किया जा रहा है। स्कैवेंजिंग के बाद में नेक्स्ट हम बात करें हेलोटिज्म। हेलोटिज्म जो है ये टर्म एग्जाम में एक बार पूछी गई, इसलिए हमने मॉड्यूल में रखी है। हेलोटिज्म उन्हें कहते हैं जिसमें 2 इंटरैक्टिंग स्पीसीज एक मास्टर की तरह बिहेव करे और दूसरी स्लेव की तरह बिहेव करे, एक मास्टर और दूसरी स्लेव की तरह बिहेव करे। तो इसका एग्जाम्पल पहले तो याद रखें आप, एग्जाम्पल है लाइकेन्स। लाइकेन में एक होता है फंजाई, दूसरा होता है एल्गी। देखिए फंजाई और एल्गी आपस में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं, म्यूचुअलिज्म है, दोनों को एक दूसरे का फायदा है। भाई एल्गी फूड बनाने का काम करता है और फंजाई वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है, और एल्गी को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, तो म्यूचुअलिज्म है। लेकिन फिर भी इसमें एक ऑर्गेनिज्म मास्टर की तरह बिहेव करता है और दूसरा स्लेव। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन तो मास्टर की तरह बिहेव करता है और कौन स्लेव की तरह करता है। देखिए फंजाई लाइकेन का मेजर बॉडी पोर्शन बनाता है, तो ऐसा लगता है जैसे एल्गी को अपने यहाँ पर शेल्टर या शरण दिए हुए हैं, और एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है तो फूड बनाता है। अब यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए तो आपका खाना नौकर चाकर ही तो बनाएंगे, तो एल्गी को स्लेव और फंजाई को मास्टर कहते हैं कि भाई जगह भी दे रहा है। तो मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस या हेलोटिज्म लाइकेन्स इसका एग्जाम्पल है, याद रखना है। देखिए मास्टर और स्लेव का मतलब ये नहीं है कि किसी को फायदा और किसी को नुकसान है, बस ये याद रखना है कि मास्टर स्लेव या फंजाई एल्गी में फायदा तो दोनों को ही है, लेकिन एक मास्टर की तरह बिहेव करता है और दूसरा स्लेव की तरह बिहेव करता है। इसको हम हेलोटिज्म कहते हैं, और हेलोटिज्म का एग्जाम्पल है लाइकेन्स। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन जिसमें म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है विद एग्जाम्पल। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन।